नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के टॉपिक की। आज का टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि में हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साउंड वेव। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आरआरबी जेई हो, सीनियर सेक्शन हो, डी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, या आरपीएफ हो, एसआई हो, या राजस्थान से 80% सीईटी में भी ये टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि आप किसी भी स्टेट के एग्जाम देते हो तो सभी में ध्वनि से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, ध्वनि तरंग की आवर्ती फ्रीक्वेंसी आपके पास में n है, तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल में संबंध क्या होगा। तो देखो, आवर्तकाल यानी कि समय अंतराल या टाइम पीरियड क्या होगा, टी क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा। आपको पता है कि आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास में एक ध्वनि की वेव है। ध्वनि होती कब है, जब किसी भी वस्तु में कंपन होता है ना, तो वो ही ध्वनि होती है। कंपन नहीं तो ध्वनि नहीं होगी, ध्यान रखना। कंपन ही क्या है, ध्वनि है। किसी भी वस्तु में कंपन करोगे वही क्या है, वाइब्रेशन करोगे वही क्या है, उसकी ध्वनि है। उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास में देखो, आवर्ती मैंने पहले की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, वेव में पढ़ाया हुआ है आवर्ती क्या होती है। आप ये चक्कर लगा रहे हो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ये एक साइकिल लगाने में कितना समय लगेगा वो आवर्तकाल कहलाता है। और बेसिकली आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल बराबर में 1/f होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, SI सेकंड होगा। आवर्तकाल का SI मात्रक आपके पास में सेकंड होगा। आवर्तकाल की यदि विमा की बात करते हो, डायमेंशन की बात करते हो, तो विमा क्या होगी, m0 l0 t1 होगी। अगली अगर हम बात करें आवर्ती से रिलेशन की बात की है, तो t बराबर में 1/f। f यानी आवर्ती है, लेकिन क्वेश्चन में f बराबर में क्या लिया है, n लिया है। तो यह क्या हो जाएगा आपके पास में, t बराबर में 1/n, और n लोगे तो वज्र गुणा से क्या हो जाएगा, 1/t, यानी कि इसका राइट रिलेशन क्या होगा, n क्या है, आवर्ती है। आप इससे यहां से भी निकाल सकते हो, यानी f बराबर में 1/t निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसके रिलेशनशिप की बात करें तो कौन सा रहेगा, n बराबर में 1/t, यानी कि इसका राइट आंसर C इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि की तरंगे कहाँ यात्रा नहीं करती है, ध्वनि की तरंगे किस में गति नहीं करती है। हमेशा ध्यान रखना, ध्वनि की तरंगे ठोस में भी गति करती है, द्रव्य में भी गति करती है, गैस में भी, लेकिन निर्वात में कभी भी गति नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है सी। लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें ध्वनि के बारे में बता देती हूँ, जिससे इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बने तो आप बोल सकते हो। यानी कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि यानी कि साउंड क्या होती है। ध्वनि किसी वस्तु में या किसी वस्तुओं में कंपन होना या कंपन करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है या कंपन होता है तो उस वस्तु में ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है वह ध्वनि होती है, साउंड होता है। ध्यान रखना कि कंपन नहीं है तो ध्वनि वहां नहीं है, वाइब्रेशन होना जरूरी है। किसी भी वस्तु में वाइब्रेशन होगा
तो ही ध्वनि होगी वहां पे, अन्यथा ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि कंपन मस्ट भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, कंपन अति आवश्यक है, कंपन बहुत जरूरी है, कंपन वस्तु में यानी कि वाइब्रेशन होना जरूरी है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वाद्य यंत्र, गिटार, कभी आपने देखा होगा गिटार को बजाते हैं तो उसको अगर थोड़ा सा भी कंपन कर दोगे तो वो टन टन की आवाज निकालता है, टन टन की आवाज निकालता है ना, तो वो क्या है, ध्वनि है। वो क्या है भाई, ध्वनि है। अगली अगर हम बात करें तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अगली अगर हम बात करें तो ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि में कौन सी तरंगे होती है, यांत्रिक। और यांत्रिक में भी कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जब कंपन करता है तो उस वस्तु के समांतर रहता है, यानी कि जो तरंग की दिशा होती है, ये तरंग की डायरेक्शन है, तरंग की दिशा है। तो अगर आप कंपन करोगे, ये मानो कि कोई भी कण है, कंपन कर रहे हैं, तो इसके समांतर ही कंपन करता है। ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि ध्वनि की तरंगे के लिए माध्यम की अति आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि आपको तभी सुनाई देगी जब कोई भी यंत्र क्या करता हो, वाइब्रेशन करता हो, यानी कि कंपन करता हो। अगली अगर हम बात करें कि ध्वनि ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव्य लिक्विड और गैस, गैस में गति करती है। ठोस, द्रव्य और गैस में क्या करती है, गति करती है, परंतु निर्वात में गति नहीं करती है। परंतु निर्वात में गति नहीं करती। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, तो देखो सबसे ज्यादा ध्वनि किस में जाती है भाई, ठोस में। सबसे ज्यादा ध्वनि कैसे होती है, ध्वनि की चाल यानी कि ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में होती है। उसके बाद में द्रव्य में होती है, और उसके बाद में किस में होती है, गैस में होती है, निर्वात में होती नहीं है। मानो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ठोस में हमने ले लिया स्टील, स्टील, तो बताओ इसमें ध्वनि कितनी होगी, 5550 मीटर पर सेकंड। ठीक है। द्रव में यदि हम बात करें तो पानी, द्रव में हमने ले लिया पानी, तो लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होगा। गैस में हमने ले लिया वायु या एयर बोल दो इसको, यानी कि इसका होगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। ध्वनि की चाल ये चीजें होती है, ध्वनि की चाल से रिलेटेड, यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। माध्यम की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है माध्यम के लिए। अगला अगर हम बात करें, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग नहीं है जो ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग है। कौन सा ऐसा तरंग है जो क्या नहीं है भाई, देखो दाब भी ध्वनि में आता है, ये भी होता है, अनुदैर्घ्य भी होता है, विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये नहीं होती है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी,
यानी कि ये नहीं होता। बाकी ये सभी केस में आती है ध्वनि में, लेकिन इसने पूछा है कि कौन सा तरंग है, नहीं है जो ध्वनि तरंग है। यानी कि कौन सी तरंग है ऐसी है जो ध्वनि तरंग नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा है जो ध्वनि तरंगे नहीं है। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है कि घनत्व पर ध्वनि तरंग की कोई विशेषता नहीं है। जैसे मानो कि आपके पास में ध्वनि तरंग की विशेषता क्या क्या होती है, ध्वनि तरंग की विशेषता देखो भाई ध्यान रखना, आयाम होता है एम्पलीट्यूड, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपके पास में आवर्तकाल होता है, यानी कि टाइम पीरियड, एंड इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली आपके पास में होती है गति बोल दो, चाल बोल दो ध्वनि की, या वेग बोल दो, यानी कि वेलोसिटी, मोशन या स्पीड बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि अगली अगर हम बात करें तो आपके पास में आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये सब किसको बताती है, ध्वनि तरंग की विशेषता। घनत्व ऐसा है कि जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं बताता, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे होती है, देखो ध्वनि तरंगे हमेशा मैकेनिकल होती है, यांत्रिक होती है, और यांत्रिक होते होते भी वो किस में है, अनुदैर्घ्य भी है। यांत्रिक है, और यांत्रिक में देखो यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। लेकिन अनुप्रस्थ में प्रकाश चला जाता है और अनुदैर्घ्य में कौन आ जाता है, ध्वनि आ जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, नरम और छिद्र युक्त सतह का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पे आप सुरक्षा है, यहां पे ध्वनिक सुरक्षा, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है, ध्वनि कब उत्पन्न होती है, कंपन के कारण होता है, और ध्वनि के कारण ही वाइब्रेशन होता है। यानी कि कौन सा होता है भाई, कंपन, कंपन, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। किरण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव, चुंबकीय अंतर, यानी कि हवा का दबाव। राइट आंसर सी है। यानी कि मैंने आपको बोला भी था संपीड़न कब होता है, कि जब आपके पास में कुंडलियां या कण क्या हो, पास पास हो, इस पर दबाव क्या हो, ज्यादा हो, दबाव क्या हो, ज्यादा हो, और कण यदि दूर दूर हैं तो उस पर दबाव क्या होगा, कम। तो देखो ये भाग है, ये कौन सा कहलाता है, संपीड़न, और इसमें दबाव क्या रहेगा, अधिक रहेगा, दबाव क्या रहेगा, अधिक रहेगा, अधिक होगा। कण पास पास या चक्रों की संख्या पास पास, जैसे अनुदैर्घ्य तरंग थी तो इसमें चक्रों की संख्या पास पास होती है, ये चक्कर है, तो वो कौन सा है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ये चक्र की संख्या पास पास है तो ये कौन सा है, संपीड़न है, और दाब क्या है, दबाव क्या है, अधिक है। लेकिन ये कण दूर दूर है तो ये कैसा है आपके पास में, विरलीकरण, और दबाव क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे अगर इस वे में भी देखें तो ये कौन सा है, विरलीकरण का है, और ये क्या है, संपीड़न में। इसमें चक्रों की संख्या पास पास में, इसमें चक्रों की संख्या दूर दूर है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, हमेशा ध्यान रखना ध्वनि की तीव्रता हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डेसिबल में। यानी कि यहां पे ये आपको किसको मापोगे, ध्वनि की तीव्रता को, और इससे किससे मापोगे, दाब को। हर्ट्ज किससे मापोगे भाई, आवृत्ति को मापोगे। और रिचर्ड स्केल, कोई भी स्केल यानी कि मापन माप सकते हैं उससे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ध्वनि की तरंगे की आवृत्ति मापने का मानक इकाई है। ध्वनि की तरंगे की आवृत्ति, आवृत्ति किससे मापोगे भाई, हर्ट्ज से मापोगे। किससे मापोगे, हर्ट्ज से मापोगे। अगली अगर मैं बात करूं इससे आगे की, तो देखो ध्वनि निम्न में से क्या एक है, ध्वनि हमेशा यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो देखो ज्वारीय तरंग नहीं, यानी कि कौन सी, मैकेनिकल यानी यांत्रिक वेव, बी इसका राइट आंसर। स्थायी तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता। निर्वात में कभी भी ध्वनि यात्रा नहीं करती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। जबकि प्रकाश, किरण और अवरक्त ये निर्वात में यात्रा कर लेते हैं, निर्वात में भी गमन करते हैं, जाते हैं या यात्रा करते हैं। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, हवा के माध्यम से गुजारोगे ध्वनि के, तो हवा के कण उसी दिशा में क्या करेंगे, कंपन करेंगे। क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो देखो इसका राइट आंसर, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करेगा, राइट बात है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। कंपन नहीं करते, कंपन नहीं करेगा तो ध्वनि होगी नहीं, वाइब्रेशन ही ध्वनि है एक प्रकार से, तो गलत आंसर है। एक ही दिशा में कंपन करते लेकिन उसकी दिशा निश्चित दिशा में नहीं होती, गलत है, क्योंकि उसी दिशा में कंपन करता है। तरंग प्रसार की दिशा लंबवत होती है, नहीं लंबवत होती नहीं है, समांतर होती है, लंबवत नहीं होती, कैसे होती है, समांतर होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुमति पैदा करती है। क्या रूप है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं। दूसरा यांत्रिकी है, राइट आंसर है यांत्रिकी। अनुनाद नहीं। कंपन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा नहीं है, कंपन, यानी कि ये भी गलत है। तो कौन सा है, बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, हवा में ध्वनि की तरंगे होती है, हवा में कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। हवा जैसे जाएगी वैसे ही क्या करेगा, उसी दिशा में क्या करेगा, तरंग प्रसार करेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि अनुदैर्घ्य। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ध्वनि तरंगे का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे का आयाम किस पर निर्भर करेगा, जिस दिशा में वस्तु कंपन करेगी और उस पर जो बल लगेगा उस पर निर्भर करेगा ध्वनि तरंग का आयाम। तो देखते हैं, वायु के तापमान पर नहीं, वस्तु की सामग्री पर नहीं, वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं, वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, कि उसको कंपन कराने के लिए जो बल लगता है वही क्या है, आयाम पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति ऐसा ही मात्रक नाम दिया गया था। इसमें कौन सा राइट आंसर है भाई, हेनरिक हर्ट्ज है जो इसके सम्मान में दिया था, इसके मरने के बाद में दिया था। ठीक है, यानी कि हेनरिक, इसका पूरा नाम है हेनरिक रुडोनेफ है। ठीक है, हेनरिक रुडोनेफ हर्ट्ज है, जिनका जन्म 1857 में और मृत्यु 1894 में हुई थी। ठीक है,
ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1886 से लेके 1888 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कार्य किया था, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर क्या किया था? कार्य किया था। और इनका बहुत ज्यादा योगदान है विद्युत चुंबकीय तरंगों पर विकास की दृष्टि से। लेकिन जब ये मर गए थे उसके बाद में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अनुसंधान के योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्नीशियन कमीशन द्वारा इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन द्वारा सन 1930 में इनके सम्मान में, अंतरराष्ट्रीय है ये, इनके सम्मान में आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया? अर्ज रखा गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मरणोपरांत इसका सम्मान किया गया था, यानी 1930 में, जबकि इनका मरण काल कौन सा था? 1894 में। ये ऐसे सन लिखी आती तो ये है उनकी जन्म और ये है इनकी मृत्यु। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हेनरिक हर्ट्ज ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व किसी ध्वनि तरंग के एक पूर्ण दोलन में लगाने वाला समय है? यानी कि कंप्लीट दोलन हो जाएगा, यानी कि ये ध्वनि तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगे ऐसे तो जाती है, अगर इसका कंप्लीट दोलन हो जाएगा यहां से लेके अगर यहां तक, ये कंप्लीट दोलन हो गया, तो इसको हम आवर्तकाल कहते हैं। नॉर्मली अगर मैं इसको इस वे में देखूं तो इसको क्या कहते हैं भाई? आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि एक कंप्लीट चक्कर होने के बाद में, एक कंप्लीट दोलन होने के बाद में, यानी कि यहाँ तक एक कंप्लीट दोलन, यानी कि आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तरंग धैर्य क्या कहलाता है भाई आपके पास में? इनके देखो सभी ऑप्शन का मतलब समझो इसमें। मानो कि मेरे पास में ये एक वेव है, यहां पे अगर मैं आवर्ती की बात करूं तो आवर्ती तो क्या होती है कि ये कितने कंपन हुए, कंपन लगाने में कितना समय लगा, कंपन लगाने में कितना समय लगा, वो क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सरंग, और यहाँ पे इसको भी बोलते हैं सरंग, और इसको बोलते हैं गर्त, और इसको भी बोलते हैं गर्त। तो यहां से जो लगातार दो कर्मागत सरंग के बीच की या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बोलते हैं, यानी कि ये तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा है। ठीक है, यहाँ पे सुनने हैं ये अधिकतम मान यहाँ पे भी हो सकता है, इसका अधिकतम मान ये ऋणात्मक में भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं आयाम। इसको क्या बोलोगे? आयाम बोलोगे। और एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए जितना समय लगता है, इस कंप्लीट साइकिल करने के लिए, एक दोलन को कंप्लीट करने के लिए, उसे बोलते हैं आवर्तकाल। उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। कभी भी आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि तरंग की लंबाई पूछ ले, अगर दो सरंग हो लगातार आपके पास में क्या हो? सरंग या लगातार गर्त हो, क्या हो? गर्त हो, तो आपके पास में तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा? लैम्डा रहेगा। क्या रहेगा? तरंग दैर्घ्य की लंबाई क्या रहेगी? लैम्डा। लेकिन यदि आपके पास में एक सरंग दे दे और एक क्या दे दे? गर्त दे दे, एक क्या दे दे? गर्त दे दे, या आपके पास में एक गर्त दे दे और एक क्या दे दे? सरंग दे दे, तो उनके बीच की जो लंबाई है तरंग दैर्घ्य की, तो वो तुम्हारे पास में क्या होगा भाई? यानी कि λ/2 हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की लंबाई क्या हो जाएगी? λ/2। तो इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? यानी कि इसका
राइट आंसर रहेगा ए, इसका राइट आंसर रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन, ध्वनि में संचरित हो सकती है। ध्वनि किन किन में संचरित होती है भाई? ठोस में होती है, सॉलिड में, द्रव में होती है, गैस में होती है, लेकिन निर्वात में नहीं होती। निर्वात में प्रकाश होता है, ठीक है, निर्वात में नहीं होती। तो देखो इनका ऑप्शन देखो, सभी विकल्प केवल ठोस में नहीं, केवल द्रव में, ठोस में भी होगी, द्रव में भी, केवल ठोस और द्रव में नहीं, सभी में होगी, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके पास, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। सभी में ध्वनि के तरंग के लिए अति आवश्यक है मीडियम होना। तो चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, उन सभी के लिए मीडियम की अति आवश्यकता होती है। तो यानी कि ठोस के लिए भी मीडियम की आवश्यकता होगी, गैस के लिए भी, द्रव के लिए भी, और इनमें सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। कभी भी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, यानी कि कौन सा आंसर है इसका? ठोस, गैस और हवा, यानी कि द्रव। ठोस, गैस, ये भी गैस में आ गया। तो इनमें ध्वनि गति करती है, ध्वनि क्या करती है? गमन करती है। और इसमें भी ध्वनि गमन करती है, इसमें भी और इसमें भी। किसमें नहीं करती? निर्वात में। तो इसने बोला गमन नहीं करती, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।